नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात पीएम नरेंद्र मोदी की होगी। 2 जून को 5 देशों के दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया और आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर अपने विचार खुलकर रखे। पीएम नरेंद्र मोदी के विचारों पर ब्रिक्स देशों ने भी अपनी सहमति जताई और ज्वाइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद को मानवता के लिए बड़ा खतरा बताया। पीएम नरेंद्र मोदी इस बार अपने विदेश दौरे में घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया को भी शामिल कर गए, जहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत देखने को मिला। आपको जानकर खुशी होगी कि 5 देशों की यात्रा पर गए पीएम नरेंद्र मोदी को 4 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया है। बता दें, साल 2014 के बाद से अब तक पीएम नरेंद्र मोदी 27 देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत के प्रति विश्व बिरादरी का नजरिया लगातार बदल रहा है, जिसमें हर कोई भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। पीएम नरेंद्र मोदी के इस विदेश दौरे से भारत को क्या हासिल हुआ है, हम आपको अपनी रिपोर्ट में विस्तृत रूप से बताएंगे। इसके बाद हमारी दूसरी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर रहेगी, जो टैरिफ के जाल में दुनिया के मुल्कों को फंसाना चाहते हैं। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन के बाद ट्रंप ने 50% टैरिफ का ऐलान किया, लेकिन ट्रंप ने ऐसा क्यों किया है, टैरिफ वॉर क्या है और भारत को लेकर अमेरिका का रुख कैसा है, इन तमाम अहम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी खास रिपोर्ट में। इसके बाद हमारी अगली खबर प्राकृतिक आपदा को लेकर है। एक तरफ बाढ़ और बारिश से लोगों का जीना मुहाल है, तो दूसरी ओर भूकंप के झटकों ने दिल्ली एनसीआर के लोगों का दिल दहला दिया। आगे बात बाढ़, बारिश और भूकंप के कहर की भी करेंगे और हर एक तस्वीर अपनी खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। इसके बाद अगली खबर यूपी से रहने वाली है, जहां धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार झिंगूर बाबा को लेकर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस बीच बलरामपुर में धर्मांतरण के अड्डे पर प्रशासन का पीला पंजा लगातार चलता दिखता है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी ये साफ कर चुके हैं कि धर्मांतरण का गंदा खेल खेलने वालों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी मिसाल हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। तो बिग न्यूज बिग शो में दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें। बने रहे हमारे साथ। बिग न्यूज में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की, जहां 8 दिनों में उन्होंने 5 देशों की यात्रा की। इस दौरान वो घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और फिर नामीबिया का दौरा करते नजर आए। इन सभी देशों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें आपसी रिश्तों को मजबूती देने पर जोर दिया गया। दुनिया के मुल्कों में पीएम मोदी के स्वागत की ये 5 तस्वीरें चीन और पाकिस्तान दोनों की टेंशन बढ़ा दी होगी। पिछले 8 दिनों में पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर थे। इस दौरान सभी देशों ने पीएम मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया। दो जुलाई को विदेश यात्रा की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी सबसे पहले अफ्रीकी देश घाना पहुंचे, जहां पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत और घाना के बीच 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए।
इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आतंकवाद का मुद्दा उठाया और घाना के सहयोग के लिए आभार जताया। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग के लिए हम घाना का आभार प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में हमने काउंटर टेररिज्म में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय किया है। यूएन रिफॉर्म्स को लेकर हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारा मानना है कि युद्ध का युग नहीं है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समस्या का समाधान होना चाहिए। घाना के बाद पीएम मोदी त्रिनाद एंड टोबैगो पहुंचे, जहां पीएम मोदी का स्वागत देखकर दुनिया हैरान रह गई। एयरपोर्ट पर त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर अपने 38 मंत्री और 4 सांसदों के साथ पीएम मोदी के स्वागत में पहुंची थी। बता दें कि भारत और त्रिनिदाद एंड टोबैगो की जुड़ाव इसलिए भी है क्योंकि यहाँ की बड़ी आबादी ऐसी है जिनके पूर्वज सनातनी और भारत के रहने वाले थे। लिहाजा पीएम मोदी अपने साथ गंगा का पवित्र जल और अयोध्या राम मंदिर का मॉडल लेकर पहुंचे थे। पीएम मोदी भारत के इस खास भेंट को त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को दिया। इसके बाद भारतीय समुदाय को संबोधित किया और त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला को बिहार की बेटी बताया। दोनों देशों के बीच इसी जुड़ाव को महसूस करते हुए त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। कमला जी स्वयं वहां जाकर भी आई है। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। People in India consider Prime Minister Kamala ji as the daughter of Bihar. यहां उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। मुझे विश्वास है 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी बिहार की धरती से नई प्रेरणाएं, नए अवसर निकले। इसके बाद पीएम मोदी अर्जेंटीना पहुंचे, जहां गर्मजोशी से स्वागत हुआ और दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी का ये दौरा कितना अहम था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 57 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री अर्जेंटीना पहुंचा था। यहाँ से पीएम मोदी 3 दिवसीय ब्राजील के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया और पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान को घेरा। इसमें भारत को ब्रिक्स देशों का भी समर्थन मिला और जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई।
इसके बाद पीएम मोदी ब्राजील के राजकीय दौरे पर राजधानी ब्राजीलिया पहुंचे, जहां ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से पीएम मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात हुई और कई अहम मुद्दे पर दोनों देशों के बीच अहम समझौते हुए। इस दौरान पीएम मोदी को ब्राजील ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। फ्रेंड, आज की चर्चाओं में हमने हर क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने पर बात की। हमने आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फुटबॉल ब्राजील का जुनून है। क्रिकेट भारत के लोगों का पैशन। बॉल बाउंड्री के पार करे या गोल में डाले, जब दोनों एक ही टीम में हो तो 20 बिलियन की साझेदारी कठिन नहीं है। हम मिलकर भारत मर्कोसुर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के विस्तार पर भी काम करेंगे। फ्रेंड, ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। पर्यावरण और क्लीन एनर्जी दोनों देशों की मुख्य प्राथमिकता है। इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आज जो समझौता किया गया है, उससे हमारे ग्रीन गोल्स को नई दिशा और गति मिलेगी। ब्राजील के बाद पीएम मोदी नामीबिया पहुंचे, जहां पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। यहां पीएम मोदी ने संसद को भी संबोधित किया और दोनों देशों की आपसी रिश्तों को बढ़ाने पर जोर दिया। मिराबिलिस से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति जी का, नामीबिया की सरकार और नामीबिया के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। पीएम मोदी के विदेश दौरे में शामिल ये वो देश है जो हर लिहाज से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। लिहाजा पीएम मोदी ने इन देशों की यात्रा कर चीन और पाकिस्तान दोनों को ये संदेश दे दिया है कि विश्व बिरादरी के लिए भारत की अपनी साख है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। खबर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है, जिन्होंने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। लेकिन चिंता भारत की भी बढ़ गई है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि टैरिफ क्या है और अमेरिका क्यों टैरिफ की धमकी देकर दुनिया से अपनी बात मनवाना चाहता है। यह रिपोर्ट आपकी नजर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दूसरा कार्यकाल संभाला है, शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जब ट्रंप और टैरिफ की गूंज दुनिया में सुनाई नहीं देती होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राजील पर टैरिफ बम फोड़ते हुए 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। इसे लेकर ट्रंप ने सोशल पर एक लेटर भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति और अपने दोस्त जायर बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहे मुकदमे की निंदा की है।
ट्रंप ने कहा कि बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहा मुकदमा ब्राजील के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी है। यह एक तरह विच हंट यानी बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगाना है। बता दें कि बोल्सोनारो पर 8 जनवरी 2023 को कथित तख्ता पलट की कोशिश का आरोप है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई ट्रंप अपने दोस्त की वजह से ब्राजील पर भारी भरकम टैक्स लगाया है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है, क्योंकि अभी हाल ही में ब्राजील में ब्रिक्स देशों की बैठक हुई थी जिसमें अमेरिका की टैरिफ वाली दादागिरी पर चिंता व्यक्त की गई थी और इससे बचाव पर विचार किया गया था। लेकिन ट्रंप को ब्रिक्स देशों के ऐसे विचार नागवार गुजरे थे और उन्होंने धमकी देते हुए कहा था अगर डॉलर को कमजोर करने की कोशिश की गई तो ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसे में ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर सवाल उठने लाजमी है। क्या ट्रंप सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करते हैं? सवाल ये भी टैरिफ क्या है और दुनिया के मुल्क क्यों अमेरिकी टैरिफ से घबराते हैं? तो बता दें कि टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क है जिसे विदेश से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेश सामान महंगे हो जाते हैं, जिससे विदेशी सामान का मार्केट गिर जाता है और स्वदेशी को बढ़ावा मिलता है। यही वजह है कि दुनिया के मुल्क ट्रंप के टैरिफ से घबराते हैं और इस लिस्ट में भारत भी शामिल है। हालांकि ट्रंप ने भरोसा दिया है कि भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बाद टैरिफ पर निर्णय होगा। इस बीच ट्रंप ने दुनिया के मुल्कों को भी थोड़ी राहत दी है, जिसमें उन्होंने टैरिफ बढ़ाने की मियाद 1 अगस्त तक बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से, जहां बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई। कहीं सड़कों पर गाड़ियां तैरती नजर आई तो कहीं सड़क धंसने से पूरा ट्रक ही उसमें समाता नजर आया। सड़क पर पानी जमा होने से जगह जगह घंटों जाम की स्थिति बनी रही, जिससे लोगों को बेहद परेशानियां हुई। ये तस्वीरें हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की। जी हाँ, कहने को तो साइबर सिटी है, लेकिन बरसात ने इसकी दुर्दशा कुछ बिगाड़ सी दी है। गुरुग्राम प्रशासन हर साल दावे बहुत से करता है, लेकिन एक बार की बरसात के बाद ये सभी दावे बरसाती पानी में घुल जाते हैं और बह जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है ये तस्वीर, जहाँ चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं और हर तरफ पानी भर गया है। हालांकि ये कोई नई कहानी नहीं है। गुरुग्राम में पानी भरने की ये हर साल की कहानी है। कहानी वही है पुरानी, पानी भरने की कहानी, लेकिन नए नए वादे जो हर साल होते हैं वो खोखले दिखाई देते हैं। अब ये बस स्टैंड की भी आप तस्वीरें देख लीजिए कि कैसे पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा है। ये बस स्टैंड नहीं बल्कि नदी दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि कैसे यात्री बस स्टैंड से बस को पकड़ेंगे। वहीं न्यू गुरुग्राम समेत अधिकतर इलाकों में जल भराव हो गया। दिल्ली गुरुग्राम नेशनल हाईवे पर घंटों लंबा जाम लग गया। गुरुग्राम के DLF फेज 2 समेत गोल्फ कोर्स रोड के लगते इलाके जलमग्न हो गए। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए जरा, जहां गुरुग्राम में बारिश के बाद सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। गुरुग्राम के SPR रोड पर यह बड़ा हिस्सा धंस गया। सड़क धंसने से लगभग 40 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा हो गया है। गड्ढे में शराब से भरा ट्रक समा गया। हालांकि चालक परिचालक ने मुश्किल से खुद की जान बचाई। आप कब से फंसे हुए, किस तरह के हालात है गुड़गांव? गुड़गांव को इज विलेज इन आफ्टर वन गेम, इट इज नेम करेक्टली गुड़गांव। जिसने भी नाम रखा है ठीक ही रखा है, गाँव ही है। मैं साइबर सिटी से आ रही हूँ। मैं 8:15 बजे निकली थी एंड मैं तब से यही हूँ। एग्जिट 10 पे भी पूरा वाटर लॉक्ड है, ऊपर भी वाटर लॉक्ड है। मेरी सोसाइटी जस्ट यहाँ पे 500 मीटर अवे, बट आई एम नॉट एबल टू रीच। 1-1.5 घंटे से मैं यही हूँ। क्या अंडरपास में ही पानी भरा हुआ? हाँ, अंडरपास पूरा वाटर लॉक्ड है। 3 घंटे हो गए, पहली बार देखा है इतना। 3 घंटे से ज्यादा हो गया था। मैं पता 1 घंटा तो मुझे गाड़ी चौक से यहाँ तक आने में लगा। ये पूरे शहर में पानी भरा हुआ? सब जगह। इस तरह की दिक्कत नहीं है? देख लो आप दिक्कत है। मैं गाड़ी पे इसको बंद करके फिर पैदल लेके जाऊंगा। गाड़ी 2 बार गाड़ी बंद हो सकती है। अभी बारिश तो काफी, यहाँ पे जरा सी बारिश होती है तो पानी बहुत भर जाता है, गाड़ियाँ फंसती है बहुत। ये रास्ते के पास भी नीचे पानी भरा हुआ? हाँ, जिससे पानी भरा हुआ है।
कितने लोगों को दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है सर जी यहाँ पे। लोगों की कारें बंद पड़ी हैं, बाइकें बंद पड़ी हैं, और ये एक बारिश हुई है, करीब 2.5 घंटे की बारिश हुई होगी बस, इसमें इतना बुरा हाल है प्रशासन का। हर जगह पानी पानी है, कम से कम 1.5 फीट पानी होगा। भाई गाड़ियाँ बंद हो रही है, हर जगह बंद पड़ी हैं। अंडर यहाँ पानी भरा हुआ है, इस वाले पूरे रोड में पानी भरा हुआ है, जो सर्विस रोड है पूरे में पानी पानी है, बहुत बुरा हाल है। वहीं भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। बारिश और जल भराव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं स्कूलों और निजी संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी किए गए हैं। गुरुग्राम में जब भी हल्की सी बारिश होती है तो सरकार और प्रशासन के लाख दावे इस बारिश में बहते हुए नजर आते हैं। फिलहाल हम गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर मौजूद है और ये ट्रक पूरी तरह से गड्ढे में समा गया। हालांकि ये सड़क पर जब ये ट्रक रात के 11 बजे के आसपास तेज बारिश में आ रहा था तो अचानक से सड़क धंस जाती है और पूरा एक गड्ढा जो है एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो जाता है। हालांकि जब ये ट्रक गिरता है तो गनीमत ये रहती है कि इसमें जो कंडक्टर और ड्राइवर था उसकी जान किसी तरह से बच गई। लेकिन इस गड्ढे की बात करें तो इतना बड़ा गहरा गड्ढा हो चुका है कि इसमें इस तरह के कई ट्रक जो है और समा सकते हैं। हालांकि इस अगर गड्ढे की बात करें तो ड्रेनेज का काम चल रहा था और कुछ दिन पहले ही इस गड्ढे को भरा गया था, लेकिन अचानक से जब बारिश आती है तो किस तरह से सड़क धंस जाती है, इस तरह की तस्वीर अमूमन तौर पर गुरुग्राम में जब भी हल्की सी बारिश आती है तो सामने आती है। और कोई चौंकाने वाली तस्वीर इसको बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब भी बारिश आती है तो तमाम वाहन जो है वो पानी में तैरते हुए नजर आते हैं और गड्ढों में गिरे हुए नजर आते हैं। बहरहाल सवाल आखिरकार यही उठेगा कि कब तक गुरुग्राम में जब भी हल्की सी बारिश आएगी तो इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, सूर्य समाचार। गुरुग्राम के बाद बात दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली में गुरुवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था, जहां रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 आंकी गई। इसकी वजह से दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं, गनीमत है। लेकिन ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में रात भर तेज बारिश और सुबह भूकंप के झटके से लोगों का दिल बैठ गया। सुबह के 9:04 पर 4.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र हरियाणा का झज्जर था। हालांकि इससे कहीं कोई नुकसान की खबर नहीं है। हम लोग यहाँ श्री कृष्ण कृपा धाम में व्यास पूजा का अवसर चल रहा था और व्यास पूजा पे एक सत्संग में हम लोग बैठे हुए थे। हम लोग एक धरा पर बैठे थे तो इसलिए हमें ज़्यादा एहसास हुआ एक भूकंप, जिससे कंपन सी महसूस हुई। ऐसा लगा कि कुछ हिला और हम लोग भी एक बार को हिले। तो ये भूकंप आया है और आशा करती हूँ इसके भूकंप से कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। ये धरा की एक कंपन रही होगी। फिर भी परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि इस तरह से ये सिर्फ घटनाएं हो, दुर्घटनाएं ना हो। जी अभी यहाँ पर गुरु पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। हम सब लोग सत्संग में बैठे थे और एक अच्छा झटका महसूस हुआ और मुझे लगता है तीव्रता बहुत ज़्यादा थी। तुरंत जब मैंने सोशल मीडिया खोला तो उस पर भी भूकंप के बारे में बहुत लोगों ने फेसबुक पे डाला हुआ, तो निश्चित ही एक भूकंप था यहाँ पर, परंतु कोई जानमाल की नुकसान की खबर अभी तक नहीं है और प्रभु करें कि कोई ऐसी खबर ना ही। बता दें कि हरियाणा के जींद और बहादुरगढ़ के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में भी 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस हुए। पिछले 6 महीने में दिल्ली और एनसीआर में तीसरी बार भूकंप आया है। इससे पहले 19 अप्रैल और 17 फरवरी को भी भूकंप आया था। अब सवाल उठता है कि भूकंप क्यों आता है। तो आपको बता दें कि धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी है, लेकिन कई बार ये प्लेट्स आपस में टकरा जाते हैं और इससे कंपन पैदा होता है, जो भूकंप कहलाता है। अब तक देश और दुनिया में हजारों लोगों भूकंप की वजह से जान गंवा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से, जहां धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झिंगूर बाबा के आशियाने पर प्रशासन का बुलडोजर पिछले 3 दिनों से चलता दिखता है। इस दौरान कोठी से कई ऐसा सामान मिला जो जांच के दायरे में है।
जानकारी के मुताबिक पिछले 15 साल से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था और अब तक बड़ी तादाद में लोगों का धर्मांतरण करवाया जा चुका है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि ऐसे जल्लाद को सजा मिलेगी और ऐसी मिलेगी कि हर कोई याद रखेगा। झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन उर्फ जल्लाद, यही कहना ठीक रहेगा, क्योंकि इंसानियत के इस दुश्मन ने काम ही कुछ ऐसा किया है। धर्मांतरण जैसा जघन्य अपराध किया है इस जलालुद्दीन ने, जिसका परिणाम है कि इसके पापा की हवेली को योगी राज में बुलडोजर चलाकर खंडर किया जा रहा है। यानी एक दो नहीं, तीसरे दिन भी बुलडोजर की गरज एसटीएफ की कस्टडी में सड़ रहे जलालुद्दीन के सीने को छलनी छलनी कर रहा है। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। जी हां, झांगुर बाबा पर एसटीएफ का शिकंजा कसते ही नए राज खुलकर सामने आने लगे हैं। कभी साइकिल पर घूम घूम कर तेल अंगूठी बेचने वाले के घर स्पेनिश बॉडी ऑयल, विदेशी नस्ल के कुत्ते घोड़े, विदेशी डिटर्जेंट, उर्दू में पैक खाने पीने की चीजें और ताकत बढ़ाने वाली दवाइयां मिली हैं। ना जाने इस जल्लाद जलालुद्दीन को कौन से ताकत की जरूरत थी। यानी साफ है कि बाबा सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं, विदेशी शौकों का भी बड़ा खिलाड़ी था। आपको बता दें कि झांगुर बाबा की कोठी किसी किले से कम नहीं थी। चारों ओर कटीले तार, सीसीटीवी कैमरों का जाल और अंदर बना एक सीक्रेट कंट्रोल रूम, जिसे देखकर सब कुछ किसी प्राइवेट इंटेलिजेंस हब जैसा लगता था। इतना ही नहीं, कंट्रोल रूम जलालुद्दीन अपने बेडरूम से ही ऑपरेट करता था, जहां आने जाने वाले हर शख्स की कड़ी निगरानी होती थी। घर के अंदर ही एक प्राइवेट पावर प्लांट और दर्जनों सोलर पैनल भी लगे थे, जिससे नेटवर्किंग में कोई परेशानी ना हो। लेकिन अफसोस कि जलालुद्दीन और झांगुर बाबा ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में कर रहा था, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है। बलरामपुर में धर्मांतरण रैकेट के सरगना की आलीशान कोठी पर तीसरे दिन भी बड़ी निर्दयता से बुलडोजर चला, क्योंकि ये कोई आम घर नहीं था। सरकारी जमीन पर बना एक ऐसा महल था जो किसी फिल्मी विलेन के अड्डे से कम नहीं था, जहां याशी के सभी साजो सामान मौजूद थे। डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही थी, जो कि अवैध सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया गया था, उस पर अवैध ढंग से अर्जित किए गए ढंग से ये इमारत बनाई गई थी। इसका कल इसको डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही थी, आज भी डिमोलिशन कार्रवाई चल रही है और इसमें वैसे ही पुलिस फोर्स और जिला प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं और जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं 8 लगभग जेसीबी है, ये सभी लगाई गई हैं और लगातार कार्रवाई चल रही है। जब तक ये पूरी तरह डिमोलिश नहीं होता है कार्रवाई जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि झांगुर बाबा का कारोबार सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं था, उसका एक आलीशान ब्यूटी पार्लर भी था, जिसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। ये पार्लर नवीन वोहरा के नाम से रजिस्टर्ड था, लेकिन असली मालिकाना हक झांगुर बाबा का ही था। इसके अलावा बस स्टेशन के पास करोड़ों रुपयों का कपड़ों का शोरूम भी जलालुद्दीन का मिला है। आपको बता दें कि जलालुद्दीन का नेटवर्क यूपी से लेकर मुंबई और दुबई तक फैला हुआ है। नीतू और नवीन उसके पहले शिकार थे, जिनके जरिए उसने अपने काले साम्राज्य के नेटवर्क को फैलाया। अब एटीएस उसकी फाइनेंशियल डीलिंग्स की जांच कर रही है, जिससे आने वाले समय में और भी कई राज से पर्दा उठेगा।
छांगुर बाबा पर पहले से ही गैर जमानती वारंट था और 50,000 का इनाम भी। फिलहाल नीतू उर्फ नसरीन और छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन दोनों ही लखनऊ जेल में हैं और एटीएस की पूछताछ जारी है और बाहर उसके काले साम्राज्य को योगी बाबा का बुलडोजर ध्वस्त करने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।